हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि इसके पहले का हमने लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और बेसिकली उसमें स्टडी किया था कि यार ये हिस्टोग्राफी जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है, इसके ट्रेडिशंस क्या होते हैं, मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होता है, इसे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में। तो अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, जरूर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये जो लेक्चर नंबर 2 है फिर आपको कंटिन्यू करने मिल जाएगा। और दोस्तों साथ में बता दूं कि आप लोग का इसके अलावा जो सब्जेक्ट है यानी साइंस और मैथ्स, इसका कंप्लीट एंटायर सिलेबस ऑफ द स्टैंडर्ड 10th, सिर्फ 10th ही नहीं यानी कि बाकी जो स्टैंडर्ड होते हैं 7th 8th 9th भी ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके अपलोड करके रख दिया है। यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड का टोटल सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने हर चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आपको अगर देखना है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, ढूंढिए अच्छे से, और हर चीज अवेलेबल है वहां पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा हम इंग्लिश ग्रामर वीडियोस भी डालते हैं ताकि आपको ग्रामर पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बहुत सारे वीडियोस ग्रामर के भी हमने डाले हुए हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। उसके अलावा हमने अगर बात करें साइंस का फंडा सीरीज, जिसमें हम साइंस के बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक्स डालते हैं अलग से एक्सप्लेन करने के लिए। मैथ्स ट्रिक्स डालते हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक मैथ्स के एक्सप्लेन करते हैं। स्कॉलरशिप वीडियोस है जो कि आपको एडवांस लेवल पे स्टडी करने के हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम टॉपिक जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो आप प्लीज जाइए, विजिट कीजिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारा एक और सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए, क्योंकि वहां पे हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं। आप लोगों को बहुत हेल्प होगी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जरूर जाइए, विजिट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे जरूर से फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसे कि आपको याद है कि जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, हिस्टोरियोग्राफी का मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। आज हम लोग को ऐसे ही दो से तीन टॉपिक स्टडी करना है। सबसे पहला जो आज हमें टॉपिक जो है स्टडी करना है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। तो हिस्टोरियोग्राफी जो हुआ था इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट भी आने लगे। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। वो भी किसके फील्ड में रहेगा? हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहां पे हो रहा है? यूरोप के अंदर हो रहा है। किधर पे होगा? यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर जो भी हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो सब चीज हमें इस चैप्टर के अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले नॉर्मली बात करें कि जब 18th सेंचुरी का जो टाइम था, ठीक है ना, 18th सेंचुरी का जो टाइम था, वहां पर यूरोप ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। क्योंकि उसके पहले जो टाइम था वो लगभग मिडिवल पीरियड का टाइम था। तो ये फेज में हो क्या रहा था कि जो मिडिवल पीरियड से हम लोग जो मॉडर्न पीरियड में जा रहे थे, यानी यूरोप जो थे मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में जब अप्रोच कर रहे थे, तो उनका जो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया था। एज ऑफ रिवॉल्यूशन आ चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छा हो गया था। तो इसका मतलब एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट उन्होंने किया था एंड बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ गए थे। और खासकर बात करूं इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस, यानी फिलोसफी के फील्ड में और साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे यूरोपियंस, अगर हम बात करें तो। ठीक है। और इसके अलावा जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हिस्ट्री का नॉलेज होता है, ये जो व्यक्ति थे वो हमेशा एक चीज कहते थे एंड साथ में ये चीज बताते थे कि यार ये जो हिस्ट्री होता है उसको पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सभी चीज वो लोग डिस्कस करते थे। और साथ ही में 18th सेंचुरी जब आया, उन्होंने एक चीज और कहा कि ये जो हिस्ट्री होगा ना, तो हिस्ट्री को समझने के लिए, यानी कि हिस्ट्री के जो पुराने सोर्स हमें मिलते हैं, जो हिस्ट्री हमें पता चलती है कि फॉर एग्जांपल जो भी सोर्स रहे, मटेरियल हो, ओरल सोर्स हो या फिर रिटन सोर्स हो, ये जो भी सोर्स मिले हैं उसको साइंटिफिकली रिसर्च करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पता लगाना भी इंपॉर्टेंट है कि वाकई में ये जो सबूत मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वाकई में जो हिस्ट्री हुआ था वो रियल है या नहीं है। तो इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके ऊपर हमें साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक तरीका जो होता है, हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है। तो 18th सेंचुरी के जस्ट शुरुआत में जो बहुत सारे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें? फिजियोलॉजिकल चीजों में और खासकर फिलोसॉफिकल चीजों में। तो फिलोसॉफिकल डिस्कवरीज जब होने लगी, साइंटिफिक डिस्कवरीज जब होने लगी, तो ऐसे बहुत सारी जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थी वो काफी ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी। और साथ में एक चीज उन्होंने बोला कि ये जो हिस्ट्री बताने का जो तरीका है उसको हम धीरे धीरे आगे जाके क्या करेंगे? चेंज करेंगे और उसको एक रियल लेवल पे लेके आएंगे, इसको एक बड़े लेवल पे लेके आएंगे। तो हुआ ये लगभग 1737 में। क्या हुआ? 1737 में हुआ ये
कि जो यूरोपियन कंट्री थी उसमें जो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी है ना वो निर्माण किया गया। और यूरोप में कौन से कंट्री में किया गया? जर्मनी में। आपको पता होगा यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, तो जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी बनाया गया। जैसे कि आपको पता है देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी है, वैसे जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी बनाया गया और वो यूनिवर्सिटी का नाम था गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्पेलिंग देख लो आप लोग। ठीक है, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ये क्या किया? फाउंड किया गया, यानी बनाया गया, निर्माण किया गया जर्मनी में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और इसमें हुआ कि ये जो पहली बार इतिहास के पन्नों में ये हुआ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि कोई यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग से परमिशन दी गई और वहां पे हिस्ट्री पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया। ये हमारा पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जर्मनी में। यानी कि एक तरीके से बोला जाओ कि पहली बार जो सब्जेक्ट्स जो होते थे, क्योंकि नॉर्मली पहले लोग साइंस टेक्नोलॉजी चीजें पढ़ते थे, फिलोसॉफी पढ़ते थे, लेकिन पहली बार क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है वो तैयार किया गया, सबसे पहले निर्माण किया गया। तो आपको अगर कोई सवाल पूछता है कि सबसे पहली बार हिस्ट्री कहां पढ़ा गया और पहला डिपार्टमेंट कहां तैयार गया, तो आप बोल सकते हो जर्मनी में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी में ये बनाया गया और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अलग से तैयार किया गया, जिसके हेल्प से जो जर्मन यूनिवर्सिटी से ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके आगे लोगों तक पास ऑन कर पाए और जनरेशन बाय जनरेशन ये आगे चलता रहा, जिसके वजह से हिस्टोरिकल स्टडीज में ये जो जर्मनी था एक सेंटर बन गया, वर्ल्ड का एक सेंटर बन गया। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल वो टाइम पे मुझे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ज्यादा जानकारी चाहना है, तो मैं ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा और जाके रीड करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक सेंटर बन गया था, एक सेंटर हब बन गया था। बोलते हैं ना एक सेंटर पॉइंट होता है किसी भी चीज का। आज हमें बहुत अच्छा पढ़ाई करना है तो हम विदेश भागते हैं, करेक्ट है? तो वैसे सेम उसी प्रकार कि ये जो टाइम था 1737 के आसपास का जो टाइम था, तो लोगों को अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, रीड करना है, तो वो लोग कहां जाते थे? जर्मनी गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में जाते थे। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये तो हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या डेवलपमेंट हुआ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये सब चीजें हुआ। और उसके अलावा एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे स्कॉलर व्यक्ति भी थे, स्कॉलर व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका भी योगदान बहुत ज्यादा था। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है नोटेबल स्कॉलर्स, यानी कि ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनका योगदान यहां पे बहुत ज्यादा रहा है हिस्टोरियोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना? तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फटाफट से लिख लेता हूं मैं टॉपिक जिसका नाम है नोटेबल स्कॉलर्स। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, हर टॉपिक्स आपको आज एक्सप्लेन करने मिल जाएगा। ओके, नोटेबल स्कॉलर्स। अब नोटेबल स्कॉलर्स में हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, तो देयर वेयर मेनी स्कॉलर्स, मेनी स्कॉलर्स, ज्ञानी व्यक्ति बहुत सारे वो टाइम पे थे हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखने वाले, जिन्होंने अलग अलग बातें कही और अलग अलग तरीका ढूंढ के निकाला, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज भी अगर हम सोचते हैं हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, अगर कि ये जो हिस्ट्री जो आया, जो आज हम पढ़ते हैं, उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग को एक चीज पता चलता है कि ये जो स्कॉलर्स रहे हैं, जिनका नाम मैं अभी मेंशन करूंगा, ये बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है पूरे हिस्ट्री के इसमें। तो चलो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्कॉलर्स रहे हैं। तो आज 2 से 3 स्कॉलर्स यहां पे मैं बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें बहुत, क्योंकि देखा जाए तो 5 से 8 ऐसे हैं स्कॉलर्स, सब आज जिक्र नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो आज 2 से 3 स्कॉलर के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले जो स्कॉलर को यहां पे जो मेंशन कर रहा हूं मैं, उनका नाम था दोस्तों रेनी डेस्कार्टे। ठीक है, रेनी डेस्कार्टे उनका नाम था। ठीक है ना, एक तरीके से ये जो नाम होता है ना, ये अलग ही होता है, यानी कि एक तरीके से इंग्लिश वर्ड में पढ़ेंगे तो रेनी डेस्कार्टे होता है, डेस्कार्टे होता है, और अलग से फ्रेंच में पढ़ेंगे या फिर कोई अलग लैंग्वेज में पढ़ेंगे रेनी डेस्कार्टे, तो अलग अलग तरीका होता है। आपको पता होगा, लाइक ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है इंग्लिश बोलने का या फिर अलग लैंग्वेज बोलने का थोड़ा अलग होता है। तो नाम याद रखो, रेनी डेस्कार्टे। ये हमारे पहले नोटेबल स्कॉलर में से एक थे, जिनका जो लाइफ स्पैन था वो था दोस्तों 1596 से 1650 तक। ठीक है ना, 1596 से 1650 तक इनका क्या था दोस्तों, एक लाइफ स्पैन था, यानी कि 1596 में उनका जन्म हुआ रहेगा और 1650 में उनका देहांत हुआ रहेगा। तो ये जो रेनी डेस्कार्टे थे, यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दूं, तो ये जो रेनी डेस्कार्टे थे वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बोलते हैं ना माने जाने वाले स्कॉलर्स में से एक थे, यानी कि जो जब भी कोई स्कॉलर्स, नोटेबल स्कॉलर्स का जिक्र होता है खासकर हिस्टोरियोग्राफी में, तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, रेनी डेस्कार्टे का, जिसमें उन्होंने एक चीज कहा कि आप जब भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ो तो सबसे पहले उसको वेरीफाई करो कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आप समझ रहे हो, ये वाकई में रियल है कि नहीं है। क्योंकि अभी भी आजकल ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर न्यूज देखते हो, कहीं पे भी न्यूज सुनते हो, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल किसी ने सुना कि आज MS धोनी ने आज 150 रन बनाए, तो समझ लो कि 150 रन बना, किसी ने बोला, लेकिन क्या वो सही है क्या? तो ये एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, समझ लो XYZ जो भी पर्सन है पॉलिटिक्स का, उसने आज ये भाषण दिया, आज ये बात बोला, तो क्या ये सही में दिया? तो आपको उसको वेरीफाई करना
आना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बोला कि यू हैव टू वेरीफाई द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो भी हिस्ट्री के बारे में आपको पता चला है, रिटन सोर्स मिला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो यू हैव टू फर्स्ट वेरीफाई इट केयरफुली सो दैट आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं वो वाकई में सच है कि नहीं। तो ऐसा वो बोलते थे, आपको लिटरली क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे उसको रियल में चेक करना पड़ेगा। ये सब चीज वो क्या बोलते थे, अच्छे से देखो, ऐसा वो बोलते थे। और बाद में उसमें उन्होंने अपने ये जो चीजें थी जो मेंशन उन्होंने की थी उसके ऊपर एक बुक भी लिखा उन्होंने, और बुक में बहुत सारी चीज मेंशन किया कि आपको एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में जब भी सोचते हो तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वाकई में जो आप देख रहे हो कि ये वाकई में वैलिड है कि नहीं है। तो ये सब चीज उन्होंने मेंशन किया था, एंड जिसकी वजह से क्या हो गया कि हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ कि जो भी हिस्टोरियंस थे जब कुछ लिखते थे, हिस्टोरियोग्राफी लिखते थे, तो वाकई में वो पहले रिसर्च करते थे एंड फिर लिखते थे, अंधाधुंध कुछ भी नहीं छापते थे। ठीक है, तो ये सब चीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया एंड बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया इन द टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। एंड उनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी था, रिसर्च के लिए हमेशा बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, कोई भी काम करने के पहले आप रिसर्च करो। आज हम लोग सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोलेंगे, आप साइंस के हिसाब से बोलो, ठीक है ना। साइंस में हम लोग बहुत सारी चीजें बात करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं साइंस में, लेकिन क्या वो सच है उसके पहले आप रिसर्च करो। वो रिसर्च करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये रियल है, देन उसके ऊपर आप पढ़ाई करो। तो ये रियल में होना चाहिए। तो उनका एक स्टेटमेंट था यहाँ पे बहुत फेमस है, जो मैं बोलना चाहूंगा। इंग्लिश में स्टेटमेंट है, फिर उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। उन्होंने बोला था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। क्या बोला, वापस बोल रहा हूं एक बार, क्या बोला उन्होंने, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट इज आर एक्सक्लूडेड। मतलब इनका कहने का मतलब यह था कि आप कोई भी चीज के ऊपर, दुनिया में कोई भी चीज के ऊपर अंधाधुंध विश्वास मत करो, एंड तब तक मत करो जब तक कि उसका 1% भी जो डाउट है वो भी ना हट जाए। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज के ऊपर 1% भी डाउट है तो उसके ऊपर पहले वो डाउट जो है वो क्लियर करो, वो एकदम सेटिस्फाई करो, एंड 100% जब आप क्लियर हो जाओगे, सब डाउट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे, तब आप उसको रियल मानना। समझ में आया? कोई भी चीज हो, मैं एक इंपॉर्टेंट ये एक बोलना चाहूंगा, यहां पे 2 सेकंड टाइम लूंगा कि लाइफ में देखो हमारे बहुत सारी चीजें आती है, ये तो चलो पढ़ाई की बातें हम करते रहेंगे, हमेशा होती रहेगी, लेकिन यहां पे एक लाइफ के रिलेटेड चीज में जो मैं बोलना चाहूंगा कि यार हमेशा ना अपनी लाइफ में ना 2 से 3 चीज का हमेशा ध्यान में रखना। एक तो सबसे पहली बात है, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है, वो तो अलग बात है। दूसरा चीज क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे हमारे लोग आते हैं। कौन आते हैं? हमारी फैमिलीज होती है, रिलेशनशिप में कोई पड़ता है, हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, देयर आर सो मेनी रिलेटिव्स आल्सो। तो अब हर एक के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे सीखने मिलता है। ये तो चलो हिस्ट्री के आदमी थे तो उन्होंने हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बोला, लेकिन इससे एक चीज हमें सीखनी भी पड़ेगी और एक चीज समझना पड़ेगा कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली भरोसा ना करो। जब तक कि आपको अगर उस इंसान के ऊपर 1% भी डाउट है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप एकदम 100% श्योर ना हो तब तक वो काम भी नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से देने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी बड़े हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, मैच्योर होने वाले हो, तो ये सब चीज आप समझ जाओगे। करेक्ट है? क्लियर है दोस्तों? तो प्लीज माइंड मत करना अगर किसी को बुरा लगा होगा तो। ठीक है, चलते हैं सॉरी चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग का अगला टॉपिक मतलब अगला स्कॉलर। तो पहला स्कॉलर कौन था? रेनी डेस्कार्टी। ये मैंने आपको इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो बता दी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं रेनी डेस्कार्टी के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो नोटेबल स्कॉलर आए, यानी कि जो स्कॉलर व्यक्ति आए, तो उनका जो नाम था दोस्तों वो था वोल्टायर। ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, काफी ज्यादा फेमस थे, इनका नाम तो बहुत सारे लोग ने सुना होगा। तो इनका नाम था वोल्टायर, और इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 1694 से लेके 1794 ईयर से लेके 1778 तक इनका लाइफ स्पैन था। यानी 1694 को जन्म हुआ और 1778 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या मेंशन किया था और उन्होंने क्या बताया था हिस्टोरियोग्राफी के बारे में? तो उनका कहना यह था, और पहली बात तो ये भी दिया है कि ये जो वोल्टेयर थे ना, उनका ओरिजिनल नाम कुछ और था। क्या था? फ्रांकोइस मैरी एरुएट। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रांकोइस मैरी एरुएट करके नाम था उसका। ये पूछता नहीं आपको, डोंट वरी, लेकिन आप याद रख सकते हो, और अगर बाई चांस पूछ लिया तो आप फिर भी बता सकते हो। तो फ्रांकोइस मैरी एरुएट उनका ओरिजिनल नेम था। वोल्टेयर रखा गया था, लेकिन फ्रांसिस, ठीक है ना, फ्रैंकोइस मैरी ओरिएट, ये आपको याद रखना, ये उनका ओरिजिनल नाम था। और वो एक्चुअली क्या थे? फ्रेंच थे। वो क्या थे? फ्रेंच थे, यानी फ्रांस से बिलोंग करते थे। समझ में आ गया फ्रेंच मतलब क्या होता है? ठीक है, और उनका कहना यह था, उनके बहुत सारी चीजें जो हिस्ट्री के बारे में थी, उनका कहना यह था कि आपको कभी भी हिस्ट्री के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। उनका भी सजेशन यही था, और उन्होंने एक ओपिनियन अपना दिया था कि जो भी हिस्टोरिक
पास्ट जो होते हैं या फिर हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते ना कि चलो 100 सेंचुरी में कुछ हुआ रहेगा फिर सीधा आप बोल सकते हो 500 सेंचुरी में, फिर पीछे चले जाना 400 सेंचुरी में। तो आप ऐसा नहीं बता सकते, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी एक सीक्वेंस में हिस्ट्री को बताना पड़ेगा, तभी वो पढ़ने वाला समझ पाएगा कि हाँ 1100 सेंचुरी में इतना हुआ था, 1200 सेंचुरी में ये हुआ था, 13 में ये हुआ था। तो ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ऑर्डर बाय ऑर्डर अगर आप हिस्ट्री को अरेंज करोगे तब उसको लिखना और समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। और उसमें लिखा था उन्होंने कि ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स की हम बात करें जिसमें आपका सोशल ट्रेडिशन आ गया, ट्रेड आ गया, इकोनॉमी आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ये सभी को इंपॉर्टेंट एक तरीके से समझना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को, फिजियोलॉजी को एंड फिलोसॉफी को एंड सिर्फ और सिर्फ साइंस को अगर हम लोग कंसीडर करके चलेंगे हिस्ट्री में तो काम नहीं चलने वाला। आपको हिस्ट्री में हर एक चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है और हर एक चीज को इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा, चाहे वो क्या हो, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल ट्रेडिशन हो, हर चीज को इक्वल मानना पड़ेगा, जो कि हमारे हिस्टोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में उन्होंने यह भी कहा था इट गिव राइज टू द थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या हर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बोला था करने के लिए। एंड साथ में यह भी बताया था कि जो ह्यूमन लाइफ होती है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि ह्यूमन के लाइफ के रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको मेंशन करना और उसको हिस्टोग्राफी में लेके आना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री लिखने के लिए। तो ना कि सिर्फ आप हिस्ट्री के कुछ चीजों के बारे में बताओ, आप अगर ह्यूमन लाइफ को कंसीडर करोगे हिस्ट्री में किसी इंसान के बारे में, किसी भी जो भी लीडर्स रहे हैं उनके बारे में अगर पूरी लाइफ के बारे में जिक्र करोगे तो यह होता है रियल हिस्ट्री, ऐसा वोल्टायर का मानना था और ऐसा उन्होंने सजेशन किया था। और वोल्टायर को भी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिज्म लैक्स में पूछता है। ये जो वोल्टायर थे इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि जो मॉडर्न वाला हिस्टोरियोग्राफी है उसके जो फाउंडर, ये फिलिज्म लैक्स में क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, देखा है मैंने कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है उसके जो संस्थापक आप बोल सकते हो, फाउंडर का मतलब होता है, तो वो कौन थे, वोल्टायर थे, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड जो नोटेबल स्कॉलर्स थे आज के दिन जो पढ़ना था। एक और यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा जो हमारे थर्ड कैटेगरी के आते हैं, जो तीसरे हमारे नोटेबल स्कॉलर में से एक है, उनका नाम था दोस्तों जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगेल। बहुत लंबा नाम है तो लिख लेता हूं मैं, देखो स्पेलिंग, जॉर्ज विल्हेल्म, ठीक है, फ्रेडरिच हेगेल, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट नाम है तो आप लोग को भी इसको याद रखना है। देखो हिस्ट्री में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है नाम, यानी इतने सारे जो अंग्रेज लोग हैं उनका नाम याद रखना सबसे डिफिकल्ट काम है, और दूसरा उनका ईयर। ये जो ईयर्स होते हैं ना, कहीं पे भी कुछ भी ईयर हो गया, साल इतने साल में इतना हुआ था, इतने साल में ये चीज हुआ था, लेकिन आपने गलत लिख के आ गए तो यार पूरा लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल ये क्या थे, एक स्कॉलर थे, नोटेबल स्कॉलर, ये भी आ जाते हैं हमारे, ये भी स्कॉलर थे किसके, हिस्टोरियोग्राफी में, इनका नाम बहुत ज्यादा था। और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1770 में, 1770 से लेके इनका जो देहांत हुआ, डेथ हुआ, वो हुआ 1831 में। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, तो हीगल जो थे ना वो क्या थे, एक जर्मन फिलोसोफर थे, मतलब जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, ये ऐसे टाइप के फिलोसोफर थे। और उन्होंने एक चीज बताया था कि जो हिस्ट्री होता है ना, ठीक है ना, उसको एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। लॉजिकल मैनर क्या होता है, मतलब आप कुछ भी मत छापो, एक लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप बोलोगे कि यार इसके और इसके बीच में लड़ाई हुई थी तो वाकई में जो सोर्स मिलते हैं क्या वाकई में थे, तो ऐसा आपको लॉजिकल हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट मतलब वो तो हो चुका है लेकिन अभी उसको लिखना पड़ेगा। तो आपको हिस्ट्री को अगर प्रेजेंट करना है तो एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करो, उसको पेश करो, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि जो टाइमलाइन होता है हिस्ट्री का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से लोग को याद भी रहता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि यार हमारे इंडिया में क्या हुआ था, तो आप बोलोगे 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, 1950 में संविधान बना, 1960s में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पहले थे, फिर इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई बने, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको आगे जाना है। यानी कि आप टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी हिस्ट्री भी आगे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से मेंशन होना चाहिए। तो ऐसा ये जो हमारे हीगल साहब थे, ठीक है ना, फ्रेडरिच हीगल साहब जो थे, इतने लंबे नाम है इनका, ठीक है, तो आप खाली हीगल साहब याद रखो। तो ये जो हीगल साहब थे इन्होंने ऐसा ऐसा चीजें जो है मेंशन की थी, और ऐसा बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने इसमें हिस्टोरियोग्राफी में मेंशन किया था। करेक्ट है। और अगर उनकी बात अगर ध्यान में रखी जाए तो हीगल का जो फिलॉसफी था ये थोड़ा सा बाकी लोग से अलग था। इनका कहना यह भी था, बहुत सारे स्कॉलर्स जो है हिस्टोरिकल मेथड्स को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, लेकिन इनका जो मेथड पेश करने का जो मेथड था वो थोड़ा सा क्या था, अलग था। और इनका यह था कि आपको अलग अलग आर्टिकल्स को, अलग अलग लेक्चर्स को कलेक्ट करके उसको एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, तब आप हिस्टोरियोग्राफी को लिख सकते हो, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। फिलोसॉफिकल साइंस का एनसाइक्लोपीडिया, जैसे आज के डेट में एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वैसे यहाँ पे फिलोसॉफिकल साइंस का एनसाइक्लोपीडिया, ऐसा उन्होंने
बुक जो है कलेक्शन उसके शामिल थे। एंड उसका जो बुक था रीजन इन हिस्ट्री, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उनका एक बुक उन्होंने लिखा था रीजन इन हिस्ट्री, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, हीगल साहब के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर दोस्तों मैं समाप्त करता हूं, जिसमें हमने 3 नोटेबल स्कॉलर के बारे में पढ़ लिया, और ऑलरेडी हमने जो डेवलपमेंट था साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उनके बारे में अगर बात करें, लियोपोल्ड है, फिर कार्ल मैक्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो 2 से 3 स्कॉलर और बचे हुए उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन आज नहीं, उसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करना बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपको वो वीडियो मिलेगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। तो टेंशन मत लेना, हम डे टू डे मेहनत कर रहे हैं, डेली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, और जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा आगे के वीडियोस। और आप बस कंटिन्यूअसली देखते रहो हमारे वीडियोस को, प्यार देते रहो। इसी प्रकार की मेहनत हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और आपके लिए वीडियोस हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।